चलिए दोस्तों, अब एविडेंस एक्ट शुरू हो गया है। मीन्स बिहार जुडिशरी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, जिसमें कि अब 70 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे लॉ का। और यह बहुत इजी है। इसमें डायरेक्ट बेयर एक्ट से क्वेश्चन पूछ दिया है, अब बहुत सारा। तो बेयर एक्ट को आप चटनी बना डालो दोस्तों। देखो, सेक्शन इसमें पूछ दिया है 23 से। उसमें क्या है? कम्युनिकेशन मेड बाय एनी मीन्स प्रोफेशनल, मान लो डॉक्टर है, उसके द्वारा कम्युनिकेशन मेड बाय डॉक्टर इन गुड फेथ इज प्रोटेक्टेड, है ना। जैसे डॉक्टर ने बोला कि आपको कैंसर हो गया है और आप 1 महीना से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते हैं, और उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट अटैक हो गया और तुरंत मर गया, तो डॉक्टर पर तो मर्डर केस चलना चाहिए, मर्डर केस चलना चाहिए। ऐसा है क्या? तो नहीं, उस पर कोई भी केस नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्शन लिखा हुआ है सेक्शन 23 में कि कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी क्रिमिनल लायबिलिटी। बस यही पूछ रहा है यहाँ। इसका लैंग्वेज देखिए, कम्युनिकेशन मेड विदाउट प्रिजुडाइस इज प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 23 ऑफ द एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट बेयर एक्ट से क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, तो आप बेयर एक्ट को जरूर ध्यान में रखें। उसके बाद बोलता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72। अभी एविडेंस एक्ट से चलेगा क्वेश्चन 76 तक। उस 72 में बोलता है नेसेसिटी रूल एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इज कंटेन्ड इन। तो ये किस में बताता है? ये बताता है सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में, जिसमें डाइंग डिक्लेरेशन भी बताता है कि कोई व्यक्ति कुछ बोल करके मर गया, या कोई व्यक्ति कुछ बोला है, उसका रिकॉर्ड अवेलेबल है, किसी के सामने बोला तो व्यक्ति चक्षुदर्शी है, आई विटनेस है, या वो व्यक्ति मिल नहीं रहा है, लापता हो गया है, तो उसके स्टेटमेंट को वैलिड माना जाएगा। उसके स्टेटमेंट के बेस पे किसी को सज़ा हो सकता है। सिर्फ सोनली बेस ऑन डाइंग डिक्लेरेशन ही किसी को सज़ा हो जाएगा, कोर्ट में फांसी लग जाएगा, जान लीजिए आप। इतना वैल्यू है डाइंग डिक्लेरेशन का। तो कहता है नेसेसिटी एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इज कंटेन्ड इन सेक्शन 32 ऑफ द एविडेंस एक्ट। ठीक है, उसके बाद कहता है 73 क्वेश्चन में कि दिल्ली हाई कोर्ट इशूड गाइडलाइन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस इन नीलम कटारा केस 2003। नीलम कटारा केस का मर्डर किसने किया था? तो नीलम कटारा का मर्डर हुआ था, जिसमें कि कोई बाहुबली नेता वेता थे, वो लोग किए थे। अब विटनेस को क्या करेंगे? उनको भी साफ कर देंगे। बड़े बड़े नेता क्या होते हैं? इंडिया में होते, विदेश में नहीं होते दोस्तों, ये आप जान लीजिए। बड़े बड़े नेता क्या है कि जो उनके सामने आया, जो उनका विरोध किया, उनका मर्डर, जो उनका विरोध किया फिर उनका मर्डर, जो उनका विरोध किया फिर उनका मर्डर। और देश की 140 करोड़ जनता क्या कर रही है? उन्हीं को फिर वोट दे रही है, फिर उन्हीं को वोट। तो गलती किसका है? गलती हमारा है। ईमानदार कोई नेता आना नहीं चाहता आगे, वोट मांगता नहीं आपसे। तो दोस्तों प्लीज़ अच्छे नेता को वोट दीजिए। अमेरिका से पीछे रहेगा इंडिया? रिसोर्स में किसी चीज़ में कमी है इंडिया में? जो अमेरिका के पास इंडिया के पास भी है, लेकिन अमेरिका बहुत आगे है, इंडिया बहुत पीछे है, क्योंकि यहाँ के नेता मैक्सिमम भ्रष्ट हैं। तो कुछ नेता अभी सही हैं, अभी सही चल रहा, देश के प्रधानमंत्री सही हैं, कुछ बहुत सारा नेता सही हैं जो अपने लिए कुछ नहीं किया ज़िंदगी में, वंशवाद नहीं किया, और उनका लोग वोट दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सारी जनता मूर्ख है, जनता जागरूक है, जागरूक हमेशा रही है। कहता है कि अब बताइए, दिल्ली हाई कोर्ट इशू गाइडलाइन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए गाइडलाइन दिल्ली हाई कोर्ट को इशू करना पड़ा है उस नीलम कटारा केस में 2003 में कि भाई विटनेस को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो यही बस यही क्वेश्चन है, आंसर है कि किस में दिया गया गाइडलाइन। तो नीलम कटारा केस 2003 में। आगे चलते हैं दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि ये केस कर दिया बी के ऊपर कि इसने मेरे पत्नी सी के साथ एडल्ट्री किया है। उसके बाद बी बोलता है कि नहीं, मैंने सी के साथ एडल्ट्री नहीं किया है, सी मेरे साथ शादी की है, वो मेरी पत्नी है। अब कोर्ट में केस चलता है तो कोर्ट है जो कन्विक्ट कर देता है बी को, जेल में डाल देता है कि तूने ए के पत्नी के साथ एडल्ट्री किया है। अब उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद ए एक और केस करता है कि सी इज प्रोसिक्यूटेड फॉर बाइगेमी, वो अपने पत्नी के ऊपर करता है कि तूने 2 शादी कर लिया, मेरे जीवित रहते तूने 1 शादी और कर लिया। ठीक है, तो कहता है कि क्या जो अब दूसरा वाला केस जो चल रहा है, पहला वाला केस पर प्रभाव डालेगा, जो कन्विक्टेड है उस पर क्या प्रभाव डालेगा? तो नहीं, वह उससे अनअफेक्टेड रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो मान लीजिए इसका 7 साल की सज़ा है तो 7 साल की सज़ा रहेगा, 5 साल की सज़ा मिला है तो 5 साल ये साहब जेल खटेंगे। बस यही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा अपना लैंग्वेज में लिखेगा। अब नेक्स्ट चलिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ विटनेसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील विथ विटनेसेज। तो विटनेसेज से डील करते हैं चैप्टर 9, है ना। चैप्टर 9 क्या है? विटनेस के बारे में बताता है। उसके बाद इंडियन एविडेंस का लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वाज ओमिटेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट 2002। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट वाज ओमिटेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो कहता है सेक्शन 155(4) इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रोविजन जो है वो हटा दिया गया, है ना, अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 2002 में। 104 में कहता है कंट्रडिक्टरी स्टेटमेंट, है ना, विटनेसेज टर्न्ड होस्टाइल। तो इसको अब है जो कंट्रडिक्टरी स्टेटमेंट के बारे में जो भी है वो हटा दिया गया है। ठीक है, अब आता है सीआरपीसी। सीआरपीसी में पहला क्वेश्चन है 77, क्वेश्चन नंबर 77। वह क्या बोलता है? बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 डिफाइंस द टर्म जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग बोलता है सेक्शन 2(1) बोलता है जुडिशियल प्रोसीडिंग। वो क्या है? तो एनी प्रोसीडिंग मीन्स done by a judge or presiding officer of the court except inquiry is known as proceeding। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 78, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड अ स्पेसिफिक गाइडलाइन रिगार्डिंग अरेस्ट। तो अरेस्ट के बारे में गाइडलाइन दिया है कि कब किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना, किस तरह से अरेस्ट करना, ऐसे नहीं कि कभी भी जाओ और उसको पकड़ो और जेल में डाल दो। तो यह दिया गया है डीके बसु केस में, गाइडलाइन फॉर अरेस्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन इशू किया अरेस्ट करने का डीके बसु केस में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 79 कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस विच कैन बी ऑर्डर बाय मजिस्ट्रेट एज मंथली अलाउंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो मैक्सिमम अमाउंट का कोई लिमिट नहीं है। यदि हस्बैंड सलमान खान भाई साहब हों जो कि डेली 1 करोड़ कमा रहे हैं, तो 15 करोड़ मंथली दे दिया तो क्या दिक्कत है, 50% हो गया। और यदि हस्बैंड कोई लेबर हो, डेली वेजेज वर्कर, जो खुद ही एक दिन भूखा रहता है, एक दिन खाना खाता हो, तो उसको तो यदि 5,000 रुपया महीना दे दिया जाए तो दे ही नहीं पाएगा। बोलेगा ठीक है हुजूर, मेरे को जेल में रखो, वहाँ खाना भी खाने को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, पानी भी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं सोया रहूँगा, एक कोने में पड़ा रहूँगा, क्या करना है। अब देखिए मेरे पास तो पैसा है नहीं, अब मेरे को बैंक में कोर्ट भी नहीं जा सकता हूँ, अब मेरे को कोर्ट यहाँ आता नहीं कि मेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दे, दिवालिया घोषित कर दे। तो डिपेंड अपॉन कि आपका आमदनी कितना है, वाइफ का रिक्वायरमेंट कितना है, वाइफ के कितने बच्चे हैं, स्कूल गोइंग कितना है, शिक्षा पे खर्चा कितना है,
तो ये सब डिपेंड करता है। या पेरेंट ले रहे हैं तो पेरेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, आप कितना सक्षम हो, तो सारे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि मंथली अलाउंस आपको कितना देना है। तो इसमें मंथली अलाउंस का कोई लिमिटेशन है या नहीं है, यही पूछ रहा है। तो नो लिमिटेशन, कोई लिमिटेशन नहीं। करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ पर मंथ हो सकता है। जैसे मान लो कि बहुत बड़ा हीरो है, शाहरुख खान भाई साहब हैं, तो 20 करोड़ 30 करोड़ पर मंथ उनके लिए क्या है, कुछ नहीं है। अब एक गरीब हो तो उसके लिए तो 10 रुपया भी पर मंथ मान लो जिसको सोचना पड़ रहा है तो क्या होगा, है ना। ठीक है, तो आजकल तो लेबर भी 500 पर डे कमा रहे हैं, है ना। ऐसा है तो 15,000 है, तो 15,000 में मान लो कि 10,000 भी तो मुश्किल है, मैक्सिमम देगा तो 5,000 देगा। 10,000 तो भाई उसको पास रहना चाहिए ना। और डेली काम थोड़े ना मिल जाता है, कभी काम मिला, कभी नाके पे गया तो काम नहीं मिला। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी CRPC का है, क्वेश्चन 80। इसमें बोलता है अंडर सेक्शन 164A of the Code of Criminal Procedure 1973, the victim of rape shall be sent to registered medical practitioner for examination within 24 hours from the time of receiving the information relating to the commission of such offense। ठीक है, 24 आवर, इन 24 आवर स्पर्म डाई एट NTP, मीन्स स्पर्म जो है, रेप का केस हुआ है तो 24 आवर में स्पर्म डाई कर जाता है, इसलिए उसका स्पर्म भी टेस्ट लिया जाए जो भी है। तो इसके लिए क्या है कि 24 आवर के अंदर ही उसको एग्जामिनेशन कराया जाना है, मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाना है कि इनके साथ रेप कॉज हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद 164 का ए में लिखा हुआ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप कन्विक्ट, CRPC में लिखा हुआ है। 164 में लिखा हुआ है कि एक्यूज है, उसका स्टेटमेंट होता है कि नहीं मैं तो कबूल कर रहा हूँ कि मैंने अपराध किया है, तो उसके बेस पे उनको सज़ा हो जाएगा। लेकिन एक केस और है जो ध्यान रखिए आप, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेप विक्टिम का भी 147 का स्टेटमेंट लिया जाता है। यहाँ एक्यूज का नहीं बोल रहा हूँ मैं, विक्टिम का बोल रहा हूँ, विक्टिम का भी लिया जाता है रेप के केस में ओनली। तो उसके आधार पर भी और उसको बेल रिजेक्ट होगा, उसको सज़ा हो सकता है, उसको एंटिसिपेटरी बेल नहीं होगा, उसको रेगुलर बेल नहीं होगा, इतना तक है। तो 164 कहता है, 164A, इसमें सीधा मतलब डायरेक्ट किससे पूछा गया है, सेक्शन से क्वेश्चन पूछता है, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ये 164A में क्या कहता है, तो रेप एक्यूज जो है, रेप विक्टिम जो है उसको 24 आवर के अंदर, है ना, फ्रॉम द टाइम ऑफ रिसीविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ सच कमीशन ऑफ ऑफेंस, उसके 24 आवर के अंदर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के, अरे कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सरकारी मेडिकल अफसर द्वारा, क्यों भाई, तो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो कुछ गलत करता है उसको पकड़ सकते हो, बर्खास्त कर सकते हो, उसकी पेमेंट कट जाएगी, उसको डर रहेगा। अब प्राइवेट वाला से क्यों नहीं, तो प्राइवेट वाला पैसा खा के कुछ गलत रिपोर्ट दे कर दिया, आप क्या कर लोगे, बर्खास्त तो उसको कौन करेगा, पहले से ही बर्खास्त बैठा हुआ है। तो इसलिए सरकारी वाला को, तो सरकारी डॉक्टर को यहाँ थोड़ा सा नाम ऐसे बोला गया कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ऐसे बोला गया है, रजिस्टर्ड हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 81, CRPC का ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब सेक्शन वाज inserted by the Code of Criminal Procedure Amendment Act 2005 in section 176 of CRPC। तो 176 CRPC में 1A और 5 बाद में 2000 बाद में इंसर्ट किया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट बेयर एक्ट से क्वेश्चन। उसके बाद सभी CRPC ही चलेगा। 82 का देखते हैं। The period of limitation period prescribed in the Code of Criminal Procedure Code is not applicable to the offence under Income Tax Act 1961, तो करेक्ट है।
कस्टम एक्ट 1962 तो ये भी करेक्ट है। द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999 ये भी करेक्ट है। पहले था फेरा दोस्तों, कि फेरा लग जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, अब उसको चेंज कर दिया गया, अमेंडमेंट कर दिया है और उसको 1999 में चेंज करके नाम दिया गया फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये समझ गया। कहता है लिमिटेशन पीरियड जो सीआरपीसी में दिया गया है कि कोई भी फाइन वाला केस है तो 6 महीना में केस कर दो, 1 साल के सज़ा वाला केस है तो 1 साल में केस कर दो, 3 साल के सज़ा वाला केस है तो 3 साल से केस कर दो, 3 साल से अधिक का सज़ा वाला है तो आप 1000 साल बाद भी केस कर दो। और यदि फाइन वाला सिर्फ केस है तो 6 महीना बाद आप केस नहीं कर सकते। तो बोला कि कर सकते हैं, मैं तो करूँगा। तो बोले कहाँ लिखा है? तो यहाँ लिखा है ना कि इन सभी केसों पर लिमिटेशन पीरियड, केस करने का समय सीमा, कि आप इतना दिन के अंदर केस नहीं किए तो अब केस नहीं होगा, लागू नहीं होगा। कौन कौन? इनकम टैक्स एक्ट। अरे आपने इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिए हैं, इसका हिसाब किताब दो। तो बिल्डिंग कब बनाया मैं? 6 महीना हो गया, फाइन ही लगता है ना, अब इस पर केस नहीं होगा, मैं हिसाब नहीं दूंगा। तो नहीं, बोल रहा है कि इस पर कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है। दूसरा कस्टम एक्ट है 1962 में, इस पर भी कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है। तीसरा कहता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, तो इसमें भी कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो सीआरपीसी में दिया गया है नॉट अप्लीकेबल, टैक्स के मैटर में अप्लीकेबल नहीं है। कस्टम टैक्स क्या होता है? अरे हाउस टैक्स दोगे, कमाते हो तो वैट दोगे, कमाते हो तो कुछ गवर्नमेंट को भी दोगे, इनकम टैक्स दोगे या नहीं दोगे, वो टैक्स है। कस्टम एक्ट क्या होता है? अरे भाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल ले जा रहे हो तो कस्टम दोगे, विदेश से माल लाया तो पोर्ट पे कस्टम दोगे, शिप पे सी कोस्ट है वहाँ कस्टम दोगे नहीं दोगे। इस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या है? अरे विदेश से आप सस्ता सोना लेके आओ, यहाँ बेच रहे हो तो टैक्स दे दो ना, कौन पूछ रहा है आपको? जितना माल लो जितना बेचो, तो उसको बोलते हैं फेमा से होकर गुजरो। तो ये सभी में आपको कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है। किसकी जो है? अरे टैक्स में, कस्टम में, ड्यूटी भी बोल सकते हैं कस्टम में। तीसरा फेमा में, फेरा भी बोल सकते हो लेकिन नहीं अब बोलो, 1999 में उसका नाम ही चेंज हो गया फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। चलो, अब सीआरपीसी खत्म हो गया, ठीक है। अब है सीपीसी आया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, है ना, 1908 आ गया है। अब पहला क्वेश्चन है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 1999 एंड 2002 वर इनेक्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, है ना, सीपीसी में 1999 अमेंडमेंट हुआ, 2002 में अमेंडमेंट हुआ। तो इनेक्टेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ मलीमथ कमेटी, ये किसके कहने पर अमेंडमेंट हुआ? तो मलीमथ कमेटी के कहने पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 84, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डील विथ द अप्लीकेबिलिटी ऑफ रेस जुडिकाटा इन ए रिट पिटीशन? तो दया राव वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में बोला कि रिट पर भी रेस जुडिकाटा लागू होगा। पहले क्या होता था कि रिट पर रेस जुडिकाटा लागू नहीं होता है। रेस जुडिकाटा क्या है दोस्तों, और रेस सब जुडाइस क्या है? तो रेस जुडिकाटा ये है कि कोई एक केस ऑलरेडी डिसाइडेड है, ख़त्म हो गया है, जजमेंट उस पर आ गया है, तो उसी मैटर पे उसी पार्टी द्वारा दूसरा केस आप न कर दो, सॉरी, तो वो है रेस जुडिकाटा। और रेस जुडाइस क्या है? तो कोई भी एक मैटर है जिस पर केस चल रहा है, जिस पर केस चल रहा है कोर्ट में, तो उसी मैटर पर फिर केस मत कर दो, तो यह है रेस जुडाइस। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि तो रीट फाइल कर दूंगा, मैं तो केस किया नहीं, नया केस नहीं किया, रीट फाइल कर देता हूँ।
तो कहता है कि दयाराव वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में बोला गया है कि आप रिट भी फाइल नहीं कर सकते, है ना। कब? जब कोई भी रेस जुडिकाटा इन रिट पिटीशन, मतलब कोई भी केस डिसाइडेड है, फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड है, तो उस पर आप अब रिट भी फाइल नहीं कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीपीसी का है ना, वो बहुत इजी है। कहता है कि ए कोर्ट कैन रिटर्न द प्लेंट। प्लेंट किस में होता है? अब सिविल कोर्ट करोगे, केस करोगे तो प्लेंट होगा, क्रिमिनल केस करोगे तो क्या होगा? उसमें कंप्लेंट होगा। तो कोर्ट प्लेंट रिटर्न कर देगा व्हेन द कोर्ट हैज गॉट नो टेरिटोरियल जुडिक्शन। बोले मेरा जुडिक्शन टेरिटरी नहीं है, आप उस कोर्ट में जाओ। नो पेक्यूनियरी जुडिक्शन, अरे इतने ही पैसा के मैं मामला सुनूंगा, इससे आप ज़्यादा पैसा के लिए सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ। नो सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन, आप क्रिमिनल केस करो सिविल कोर्ट में मत, क्रिमिनल कोर्ट में करो। तो तीनों केस में वह आपको प्लेंट है रिटर्न करना है। तीन ही जुडिक्शन होता है, या तो टेरिटोरियल जुडिक्शन, या पेक्यूनियर जुडिक्शन, या सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2002 कम इनटू फोर्स। तो कब से लागू हुआ? सिविल सीपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2002, तो ये लागू हुआ 1 जुलाई 2002 से। सीपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2002 1 जुलाई 2002 से लागू हुआ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अभी के लिए थैंक यू, बाय।